आप कभी वसुंधरा राजे के प्रिय माने जाते थे, बहुत पहले प्रमोद भाया के साथ भी थे आप, तो उन दोनों से दूरियां कैसे आ गई? देखिए, इस बयान पे आप क्या कहोगे? प्रमोद भाया ने नॉमिनेशन फाइल किया, उसके बाद वो बाहर आते हैं, मीडिया से बात करते, कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं, उन्होंने ऐसे संकेत किए। देखिए मैंने मेरे भाई चुनाव लड़ते हैं तो पैसा लगता है। नरेश मीणा फिर कहाँ से पैसा लेके आ रहे हैं? मेरे को पैसे की जरूरत ही नहीं है सर। अपने कहा जनता के लोग चुनाव लड़ रहे प्रचार में आ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल आ रहे हैं, भाई साहब का मुझे उम्मीद आएंगे। उम्मीद है या फिर बात हुई आएंगे? मेरी बात हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था पहले वगैरह में नहीं आए थे वो। उन्होंने कहा था, मेरे से बात हुई थी कि भाई रविंद्र सिंह पार्टी से, जो पिछली बार पार्टी साहब आपने से दावा किया कि उन्होंने कहा था मैं आएंगे। मेरी बात नहीं हुई। बात नहीं हुई, बात करोगे? अब देखो, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ। एक मैसेज माना गया या वाकई में मैसेज था कि सचिन पायलट जब यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं कि रंधावा जी ने और डोटासरा जी ने सोच समझ कर ये टिकट फाइनल किया है? ये हिंट था या फिर इसको गलत ले रहे हो आपके समर्थक? वो तो पायलट साहब कोई भी शब्द बोलते हैं तो उनको कभी वापस नहीं लेना पड़ता। और मैं कई बार गलतियां कर देता हूं। कभी कंट्रोवर्सी में भी नहीं फंसते है ना? कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते, मैं रोज कंट्रोवर्सी में रहता हूं। आपका पूरा नजर आता है, मैं हर दिन कंट्रोवर्सी में आ जाता हूं। एक और आरोप लगा रहे हैं आप पर कि ये जो भीड़ है, ये भाई इतने लोग आए, 30, 35, 40 हजार लोग आए, भर भर के, वीडियो खूब वायरल हुए। कोई ओपन जिप में गाड़ी में आ रहा है, कोई वो जंगलों में गाड़ियों में घूमते हैं, उस गाड़ियों में भर भर के आ रहे, तो वो भीड़ बाहर से आई है। देखो ऐसा मेरे भाई टक्कर है तो नरेश मीणा और भाया में। कोई कह रहा था कि टक्कर है कि नरेश मीणा या मोरपाल सुमन में, मतलब टक्कर में तो आप हो। देखो दोस्त, मान लो कि नरेश मीणा तीसरी बार दमखम के साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन भगवान जो भी चाहे वो नहीं चाहे, आपके आशीर्वाद रहे नहीं रहे, अगर मान लो कि आप चुनाव गंवा देते हो, फिर आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, लेकिन अगर जनता ने मुझे इस बार निराश कर दिया, अगर मैं हार गया, तो कि मेरा असर केवल राजस्थान में, मेरा असर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में चले जाओ, मध्य प्रदेश के चाचौड़ा विधानसभा में चले जाओ, बम्बोरी विधानसभा में चले जाओ, मेरा असर मध्य प्रदेश में भी है। कंवरलाल मीणा ने पहली बार हिम्मत करी, जो प्रमोद भाया के खिलाफ खड़ा हुआ और इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। तो जिसने कंवरलाल मीणा, जो डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसका एमएलए होने के बावजूद भी उसको तो जेल हो जाती है। न्यायपालिका ने किया या प्रमोद भाया का हाथ है उसमें? प्रमोद भाया और ओम बिरला की दोनों की मिली भगत थी। प्रमोद भाई की औकात नहीं कांग्रेस में है, लेकिन इसको छोटा भाई मानता है ओम बिरला। आप मुझे ये बताओ कि जिस पर किरोड़ी लाल ने आरोप लगाया 67,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का, 67,000 करोड़, यस, किरोड़ी लाल जी ने आरोप लगाए थे प्रमोद भाया, जब प्रमोद भाया मिनिस्टर था, कि इसने 67,000 करोड़ का घपला किया है। वो बीजेपी में अभी मंत्री हैं किरोड़ी लाल जी। प्रमोद भाया तैयार बैठा है बीजेपी में जाने के लिए। जिस दिन वसुंधरा जी की चलती बंद हो जाएगी, कम या असर कम हो जाएगा झालावाड़ 12 में। नरेश मीणा, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में पहली छवि क्या बनती है? आक्रामक रवैया, आंदोलनकारी नेता, विश्वविद्यालय से निकल कर आए हैं, छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ। कैसे चल रही चुनाव की तैयारी? कंफर्ट फील कर रहा हूँ और तैयारी बड़ी जोरदार है। हमारे बूथ लेवल पर, वार्ड लेवल पर हमारे लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद है इस बार अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, चुनाव आप दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हो और सामने प्रमोद भाया है। वो प्रमोद भाया जो मंत्री रहे कई बार और अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं। आपने टिकट मांगा, टिकट नहीं दिया, आपका टिकट काट कर उनको थमा दिया गया। तो आप लगातार विरोध कर रहे थे, कई आरोप भी लगा रहे थे, लेकिन सरकार भाजपा की है और भाजपा के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाए थे, भाया रे भाया। अब बीजेपी की सरकार में उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए, प्रमोद भाया यहाँ से 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं। 2003 में वो पहला चुनाव लड़े निर्दलीय, उसके बाद वो 5 चुनाव लड़े, जिनमें से वो 2 चुनाव हारे, 3 चुनाव लगातार, 2 चुनाव हारे, 3 चुनाव वो जीते। 3 बार वो लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़े, तीनों बार बहुत बड़े अंतराल से हारे। इनकी जो इमेज थी प्रमोद भाया की, जब शुरुआती दौर में जब ये राजनीति में आए थे, तो बड़े धार्मिक व्यक्ति की इमेज थी, अच्छी इमेज थी, लोग इनकी तारीफें करते थे। लेकिन जैसे जैसे इनको राजनीति में मुकाम इनका बढ़ता गया, जब ये 2 बार मिनिस्टर रहे, तो पहली बार जब ये मिनिस्टर रहे तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और मिनिस्टर रहते हुए भ्रष्टाचार के इन पर आरोप लगे और आरोपों के कारण से अशोक जी गहलोत सरकार में इनको बीच में ही बर्खास्त कर दिया गया था, मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। फिर नेक्स्ट चुनाव हारे, फिर उसके बाद में ये चुनाव जीते, उसके बाद फिर मिनिस्टर बने और जब ये नेक्स्ट टाइम जब मिनिस्टर बने तब इन्होंने भ्रष्टाचार की सारी हदें लांघ दी और ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसको इन्होंने छोड़ा नहीं।
जैसे चुनाव जीते, मिनिस्टर बने, इन्होंने अपने गुर्गों को बुला के इकट्ठा किया सबको और उनको डिपार्टमेंट वाइज संभाला दिया। तुम आबकारी को संभालोगे, तुम प्रॉपर्टी को संभालोगे, तुम पीडब्ल्यूडी को संभालोगे, तुम पीएचडी को संभालोगे, तुम खान को संभालोगे, तुम बजरी को संभालोगे। इस तरह से ये कर दिया कि डिपार्टमेंट बांट के किस तरह से यहाँ के लोगों को लूटा जाए, यहाँ के साधन संसाधनों को लूटा जाए। और उसी के तहत एक तो इन्होंने गांव तक खान की झोपड़ियां जो अंता में पड़ता है, वो पूरा ही गांव में इस तरह का खनन, अवैध खनन किया गया इनके द्वारा कि वो पूरा गांव बर्बाद हो गया, विस्थापित हो गया। उसके अलावा यहाँ जिस तरह का इनका एक जंगल राज रहा, सारे लोग इनके इर्द गिर्द जो थे वो लोगों पे अत्याचार करने लगे। कई हत्याएं इनके संरक्षण में हुई, हत्याएं हुई। एक म्यालडा गांव है जिसमें एक यादव समाज के बच्चे की इसी के एक व्यक्ति द्वारा हत्या करवाई गई और उसके बाद जो हत्यारा था वो एक दिन के लिए जेल नहीं गया। हत्यारा एक दिन के जेल नहीं गया। एक यहाँ इनका एक कार्यकर्ता था जो बहुत ही एक इकलौता बेटा था, एक गौरव शर्मा, उसकी हत्या की गई। उसके हत्यारों को 6 महीने में, इनका ऐसा संरक्षण था कि वो 6 महीने में जमानत पे बाहर आ जाते हैं। इस तरह से और बहुत सारे लोग ऐसे। यहाँ एक कमल राठौर जो कांग्रेस के नगरपालिका चेयरमैन थे, उन पर हत्या का प्रयास किया गया उनको जेल में डाल दिया गया। उनकी गलती सिर्फ ये थी कि उन्होंने 12 में विकास का एक अच्छा काम किया, 12 को उन्होंने चमकाने का काम किया, तो उनके साथ प्रताड़ित किया। जो कोई भी व्यक्ति जागरूक व्यक्ति लगा, जो इनके खिलाफ बोलने की क्षमता रखता था, उन सबको या तो जेलों में डाल दिया गया या उनके साथ मतलब अति से ज्यादा उन पर कुठाराघात किए गए। अब आज की स्थिति ये कि आज की स्थिति में प्रमोद जैन भाया को लेकर पूरी हाड़ौती में यह है कि कैसे न कैसे इस भ्रष्ट व्यक्ति को हटाया जाए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट बन जाएगा, आने वाली पीढ़ियों को ये नुकसान करेगा। जिस तरह की हाड़ौती में व्यवसायीकरण की राजनीति चल रही है, राजनीति को इन्होंने पैसा कमाने का धंधा बना लिया और उसके खिलाफ एक जनमानस में एक हवा बनी है अभी हाड़ौती में कि कब तक हम लोग, क्योंकि पूरी हाड़ौती किसानियत पे जुड़ी हुई है, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। सबका ये कि आज दिन तक खेती बाड़ी की कोई बात नहीं करता, कोई बिजली की बात नहीं करता, खाद की बात नहीं करता, कोई बीमा फसल की बात नहीं करता। यहां पर किसी किसान की किसी तरह से मौत खेती करते हुए हो जाए, उनको पैसा मिलता भी है कि नहीं मिलता, ये कोई बात नहीं करता। ऐसे में सभी किसान कौमों ने ये तय कर लिया है अब कि ये जो व्यापारीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इनको हटाकर और फिर से किसानों के बच्चों को राजनीति में स्थापित किया जाए ताकि वो विधानसभा में जाके किसानों की बात करें। बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि हम जब 40 साल से तो मैं सुन रहा हूं, 44 साल मेरी उम्र हो गई, कि परवन वरद परियोजना का डैम बनेगा और गांव-गांव में नहर आएगी, खेतों में पानी पहुंचेगा, लेकिन आज तक नहीं पहुंचा, बरसों से नहीं पहुंचा। और ईआरसीपी का अभी प्रोजेक्ट कुछ समय पहले ही चर्चा में आया और उसमें बड़ी गति से काम चल रहा है। नोनेरा बांध बन गया, इसरदा बांध बन गया, लेकिन यहाँ 12 में जो हाड़ौती में चारों जिलों को पानी देने वाला बांध है, अकाउ डैम, उस पर कोई गति नहीं हुई। यहाँ के जो नेता हैं, इन्होंने कभी भी किसानों के मुद्दों पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। जी, ये आपने सर गिनाई समस्याएं, मुद्दे, अगर आप चुनकर जाते हो तो ये सब आप सोल्व करने की कोशिश। देखिए, मैं जब गांव में कैंपेन कर रहा हूं, लोगों से कह रहा हूं कि जिस दिन आचार संहिता खत्म हो जाएगी, अभी मेरी मजबूरी है, आचार संहिता लगी हुई है, मैं एक प्रत्याशी हूं, मैं धरना आंदोलन कर नहीं सकता। जिस दिन आचार संहिता खत्म होगी, उसी दिन नरेश मीणा फसल बीमा को लेकर, नरेश मीणा प्रवन वरद परियोजना के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए उन तमाम समस्याएं जो किसानों से जुड़ी हुई है, यहां आईएन जयन बिल लेने तो खेतों में किसानों के पास पहुंच जाते हैं, रीडिंग लेने तो पहुंच जाते हैं, लेकिन कोई भी आईएन जयन या बिजली वाले जो खेतों में तार लटक रहे हैं, खंभे जो टेढ़े हो रहे हैं, जिनसे आए दिन दुर्घटनाएं होती है, उनको सुधारने कोई नहीं जाता। ऐसे में मैं अगर एमएलए बनता हूं तो मेरे जो किसानों के मुद्दे, उनके साथ साथ अंता में बस स्टैंड नहीं है, मांग रोड से लेके 12 तक सड़क खुदी पड़ी है। इन तमाम समस्याओं को लेके धरातल पे जाके गांव-गांव में घूम के, जैसे अभी मैं कैंपेन कर रहा हूं, गांव-गांव में वोट मांगने जा रहा हूं, अगर मैं एमएलए बनता हूं तो वैसे ही अभी जैसे जा रहा हूं, वैसे गांव-गांव जाके वहां की समस्या को जानने का प्रयास करूंगा और उसी समय समस्या को दूर करने का काम करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, जिससे यहां हर व्यक्ति हर दिन जूझता है, वो सबसे बड़ी जो यहां पे समस्या है, वो है भ्रष्टाचार की। किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, बिना पैसे दिए कोई काम ही नहीं होता। मैंने कहा है कि अंता में मैं एमएलए अगर बनता हूं तो यहां अंता की धरती पर जो कर्मचारी अधिकारी ईमानदारी से नौकरी करेंगे,
उनका हम सम्मान बढ़ाएंगे, उनको इज्जत देंगे, और जो नहीं करेंगे मोटिवेट करेंगे। और जो व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार करता है, लोगों को लूटता है, वो मेरे एमएलए रहते हुए अंता की धरती पे नहीं रह सकता। आप कभी वसुंधरा राजे के प्रिय माने जाते थे, बहुत पहले प्रमोजन भाया के साथ भी थे आप, तो उन दोनों से दूरियां कैसे आ गई? देखिए, मैं ये जो व्यापारीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने राजनीति को धंधा बना लिया, चाहे वो ओम बिरला हो या प्रमोद जैन भाया हो या इनका भाई प्रताप सिंह सिंघवी हो, इनके खिलाफ मैं हमेशा लड़ाई लड़ता रहा हूं और बोलता रहा हूं। ऐसे में मेरे वसुंधरा जी से थोड़े संबंध ठीक थे, क्योंकि वसुंधरा जी हमारे यहाँ 2 बार मुख्यमंत्री रही और उनका तो हालात मैंने अभी पिपलोदी वाले मामले में देखा। लेकिन वसुंधरा जी ने कॉमर्शियल पॉलिटिक्स हाड़ौती में नहीं की। उन्होंने यहां इस तरह की राजनीति नहीं की जैसे पैसा कमाने की, उन्होंने बाहर की हो मुझे नहीं पता, लेकिन हाड़ौती में उन्होंने कम से कम व्यवसायीकरण की राजनीति नहीं की। इसलिए मेरा उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था कि वो मुख्यमंत्री रही, उनके बेटा सांसद रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्होंने दूसरा, उन्होंने किसी को मैंने प्रताड़ित करते हुए इस तरह से नहीं देखा। लेकिन अभी जैसे मेरे को जेल भेजा उन्होंने, और वो उनका गलत कदम था। मैं तो वहां बच्चों के लिए न्याय मांग रहा था पिपलौदी में, और उनको मेरे को जेल में नहीं भेजना चाहिए था। वो 101 कानून पाबंद करके भी मेरे को छोड़ सकते थे। कहते हैं पीड़ितों को देखकर नरेश मीणा भावुक हो जाते हैं और भावनात्मक रूप से ऐसे बयान दे देते हैं। देखिए, मैं हमेशा गरीब एक ऐसे साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ हूं, और मेरा ये मानना है कि जो भी किसान है, वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, जिसके जो खेती करता है उसमें कहीं न कहीं मानवीय संवेदनाएं बची रहती है। वो गौ माता के प्रति भी उसकी संवेदनाएं रहती है। उस किसान की जो उसके खेत पे जो मेड़ पे जो पेड़ ये जो अपने पेड़ पौधे रहते हैं, उनको भी वो सिंचित करता है ताकि उसमें पक्षी बैठे। वो किसान जिसकी खेत में फसल कटने के बाद या फसल बोने के पहले हजारों लाखों पक्षी पखेरु अपना अन्न दाना लेते हैं, जानवर गाय भैंस जो भी जानवर उसमें वो रहता है, वो अन्नदाता, उस अन्नदाता किसी भी जाति धर्म का हो, उसके अंदर एक मानवीय संवेदनाएं रहती है। मैं भी एक किसान घर में पैदा हुआ हूं, इसलिए मेरे अंदर एक मानवीय संवेदना है। जब भी मुझे ऐसा लगता है जी कि कहीं न कहीं किसी गरीब के साथ गलत हो रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है जो कंट्रोल नहीं कर पाते, मैं अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं जो भी तरीका उसको न्याय दिलाने का होता है। क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरे पास कोई पद नहीं है, मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, भीड़ है, मेरे पास जनता का आशीर्वाद है जिसके दम पे मैं चल रहा हूं। लेकिन जब मुझे लगता है कि जिस सिस्टम से उस गरीब आदमी को मदद की जरूरत है, और वो सिस्टम जब उसकी मदद नहीं कर रहा और हमारे बोलने पे भी नहीं कर रहा, तो उसका जो भी हल होता है वो मैं करने का प्रयास करता हूं। इस बयान पे आप क्या कहोगे? प्रमोद जैन भैया ने नॉमिनेशन फाइल किया, उसके बाद वो बाहर आते हैं, मीडिया से बात करते, कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं, उन्होंने ऐसे संकेत दिए। देखिए, मैंने मेरे भाई 3 बार टिकट मांगा, 4 बार टिकट मांगा। मैंने कांग्रेस से छबड़ा टिकट मांगा। जिनको टिकट देते हैं, मैंने ऐसे कैंडिडेट कांग्रेस में देखे जिनको टिकट देते थे, ये एमएलए एमपी बनते थे, और उनका जब टिकट काट दिया और वो जब चुनाव लड़े तो उनके 1500 वोट आए थे। जिनको ये धनबल के आधार पे टिकट देते हैं, टिकट उससे बड़ा कोई धनबल वाला मिल जाता है और उससे ये वो कर लेते हैं सेटिंग। तो जिन लोगों के टिकट कटते हुए देखे मैंने, कई हो गए जिनके 1500 वोट आते हुए मैंने देखे। मेरा टिकट मैंने छबड़ा मांगा, 45,000 वोट मुझे जनता ने दिया। ये तो है, इन्होंने अपने आप को साबित भी किया है कि ये बात सही कह रहे हैं, और ये सबको पता भी है। हालांकि कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, चुनाव लड़ते हैं, अच्छे खासे वोट भी ले आते हैं, सेकंड स्थान पे आ जाते हैं, टक्कर दे देते हैं, लेकिन कभी तीसरे स्थान पे नहीं जाते। तो यहाँ पर आप पूरे जिताऊ। मैंने टिकट मांगा, आपने जो सवाल पूछा, टिकट मुझे 4 बार मांग लिया, लोकसभा का मांगा, 3 बार विधानसभा का मांगा, टिकट दिया नहीं मैंने। लेकिन इस बार ये कह दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, आप टिकट दे दोगे तो आपकी पार्टी से लड़ूंगा और कांग्रेस को पूरे राजस्थान में मजबूत करूंगा, देश में मजबूत करूंगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि मेरा असर केवल राजस्थान में है, मेरा असर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में चले जाओ, मध्य प्रदेश के चाचौड़ा विधानसभा में चले जाओ, बम्बोरी विधानसभा में चले जाओ, मेरा असर मध्य प्रदेश में भी है। और जब मैं जेल में गया तो मेरे लिए यूपी में भी आंदोलन हुए, यूपी में धरने प्रदर्शन मेरे लिए हुए। तो केवल इसलिए मैं तो कांग्रेस से कहा भाई मेरे को टिकट दो, कांग्रेस को मैं बहुत मजबूत करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रमोद जैन भाया के धनबल के आगे मेरी नहीं चली। और अब ये जो कह रहे हैं कि भाई मैं टूल हूं बीजेपी का नरेश मीणा टूल नहीं है। बीजेपी का टूल तो प्रमोद जैन भाया है। बीजेपी का टूल प्रमोद जैन भाया इसलिए है कि एक व्यक्ति एमएलए जो बीजेपी से एमएलए बनता, कंवरलाल मीणा, वो कंवरलाल मीणा ने पहली बार हिम्मत करी जो प्रमोद जैन भाया के खिलाफ खड़ा हुआ और इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए। तो जिसने कंवरलाल मीणा, जो डबल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसका एमएलए होने के बावजूद भी उसको तो जेल हो जाती है, उसकी विधायकी चली जाती है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो लुटेरा है,
जिस पर सारे न्यायपालिका ने किया है या प्रमोद जैन भाया का हाथ है उसमें? प्रमोद जैन भाई और ओम बिरला की दोनों की मिली भगत थी। प्रमोद जैन भाई की औकात नहीं कांग्रेस में है, लेकिन इसको छोटा भाई मानता है ओम बिरला। ओम बिरला ने उसकी विधायकी को खा गया, उसको जेल डलवा दिया। दूसरी तरफ प्रमोद जैन भाई जितने मुकदमे एफआईआर की कॉपी आप निकलवाओ, वो सारे मुकदमे फ्रॉड के हैं, जनता को लूटने के, जनता की जमीनों पे कब्जा करने के हैं। लेकिन 18 मुकदमे होने के बाद भी प्रमोद जैन भाई पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भैया आपकी बीजेपी की सरकार है। आप मुझे ये बताओ कि जिस पर किरोड़ी लाल ने आरोप लगाया 67,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का, 67,000 करोड़। यस, किरोड़ी लाल जी ने आरोप लगाए थे प्रमोद जैन भाया, जब प्रमोद जैन भाया मिनिस्टर था, कि इसने 67,000 करोड़ का घपला किया है। वो बीजेपी में अभी मंत्री हैं किरोड़ी लाल जी, बीजेपी की सरकार है यहाँ। क्यों नहीं ईडी सीबीआई प्रमोद जैन भाया पे आती? ईडी सीबीआई प्रताप सिंह खाचरियावास में जा सकती है। प्रताप सिंह खाचरियावास में जब ईडी सीबीआई आ सकती है, कांग्रेस के नेताओं पे ईडी सीबीआई जा सकती है, तो फिर प्रमोद जैन भाया में ऐसी कौन सी खासियत है कि उसमें इतने बड़े आरोप लगने के बाद उसके ईडी सीबीआई नहीं आती? उसका कारण है कि बड़े भाई साहब तो ओम बिरला जी हैं, उनसे बड़े भाई साहब अमित शाह हैं, अपनी अपनी रिश्तेदारियां निभा रहे हैं। प्रमोद जैन भाया तैयार बैठा है बीजेपी में जाने के लिए। जिस दिन वसुंधरा जी की चलती बंद हो जाएगी, कम या असर कम हो जाएगा झालावाड़ 12 में, अभी तो वसुंधरा जी पावर में जी, और अभी भी ओम बिरला, आज मैं वो लिस्ट देख रहा था वसुंधरा जी ने जो जारी की दुष्यंत सिंह जी ने प्रचार स्टार प्रचारकों की, उसमें एक भी व्यक्ति बिरला का नहीं है। और मुझे गारंटी है, मैं आपसे कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ओम बिरला की पूरी टीम प्रमोद जैन भाया की मदद करेगी। यहां ओम बिरला की पूरी टीम प्रमोद जैन भाया के साथ लगेगी, वसुंधरा जी की टीम जो है वो उसके साथ बीजेपी के कैंडिडेट के साथ लगेगी। मैं इंडिपेंडेंट हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की मैं राजनीति कर रहा हूं, जिस तरह के इनके काले चिट्टे मैं दुनिया के सामने ला रहा हूं, जनता के सामने ला रहा हूं, उससे लगता है कि आने वाले टाइम पे आप ये भी देख लेना, ये भी आप देख लेना कि कांग्रेस बीजेपी दोनों एक होने वाली है और नरेश मीणा को हराना ही इनका मकसद रहेगा। चुनाव लड़ते तो पैसा लगता है, नरेश मीणा फिर कहां से पैसा लेके आ रहे हैं? मेरे को पैसे की जरूरत ही नहीं है सर। मैं ना कोई प्रिंटिंग प्रेस का काम करवा रहा हूँ, ना मैं बैनर होल्डिंग लगवा रहा हूँ, अभी तक मैंने कोई पोस्टर नहीं छपवाए। मेरे तो जो साथी लोग हैं, युवा साथी है, जो लोग मेरे में उम्मीद देखते हैं, आशा देखते हैं, जिनको लगता है कि लड़ाई सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है, लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, भलाई के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो तमाम लोग मेरे प्रचार में आ रहे हैं। और पिछले जो मैंने कल से भी मैंने शुरुआत किया, जो 14 तारीख को नॉमिनेशन में भी मैंने देखा जी। अब ये नरेश का चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है। आपने कहा जनता के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। में आ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल आ रहे हैं, भाई साहब का मुझे उम्मीद आएंगे। उम्मीद है या फिर बात हुई आएंगे? मेरी बात हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था पहले में नहीं आए थे वो, उन्होंने कहा था मेरे से बात हुई थी कि भाई 21-22 के बाद जो भी चीजें क्लियर हो जान दो, कुछ किसका फॉर्म रहे किसका, उसके बाद बात करेंगे। राजकुमार रोज से कुछ बात हुई? मेरी नहीं हुई। और रविंद्र सिंह पार्टी से, जो पिछली बार आपने दावा किया कि उन्होंने कहा था मैं आएंगे, मेरी बात नहीं हुई। बात नहीं हुई, बात करोगे? अब देखो, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं, मैं तो सभी का समर्थन मांगूंगा, और किसका समर्थन मिलता है किसका नहीं है तो समय बताएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास आपसे मिलने आए थे एसएमएस जी, और ढांढस बढ़ाया था आपको, आप भावुक भी हो गए थे जी, काफी भावुक भी हो आप। तो प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस में है, वो मन से आएंगे या फिलहाल गुंजन आएंगे? हमारा एक परिवार है जी, जिस छात्र राजनीति से मैं निकल के आया हूं, वो हमारा एक परिवार है। हम अलग अलग दलों में रह सकते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक आत्मीय लगाव रहता है। जिस राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले, उसी राजस्थान विश्वविद्यालय के बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल अध्यक्ष रहे हमारे, उसी विश्वविद्यालय से निकले हुए प्रताप सिंह जी खाचरियावास हमारे विधायक मंत्री रहे हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे। तो उनसे एक आत्मीय लगाव है। रही ठीक बात है, वो अलग पार्टी में कांग्रेस में है, तो उनकी भी एक उनका कर्तव्य बनता है, वो उनका पार्टी के प्रति उनका वो रहता है। तो एक मैसेज माना गया या वाकई में मैसेज था कि सचिन पायलट जब यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं कि रंधावा जी ने और डोटासरा जी ने सोच समझकर ये टिकट फाइनल किया है? ये हिंट था या फिर इसको गलत ले रहे हो आपके समझ? वो तो जनता बताएगी, जनता किस तरह से उसको ले रही है, मैं तो मेरे मुंह से क्या कहूं। लेकिन पायलट साहब एक ऐसे नेता हैं राजस्थान की राजनीति में जी, मेरा स्वभाव और उनका स्वभाव में रात दिन का फर्क है। नेचर हमारा अलग अलग है, वो नेचर अलग है। बड़े सिंसियर सोबर, और मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी उनकी तरह बनूं, एक पूरब एक पश्चिम। मैं खुद भी कभी कभी मैं महसूस करता हूँ मुझे पायलट साहब कोई भी शब्द बोलते हैं तो उनको कभी वापस नहीं लेना पड़ता, और मैं कई बार गलतियां कर देता हूं। कंट्रोवर्सी में भी नहीं फंसते है ना, कंट्रोवर्सी नहीं फंसते। मैं रोज कंट्रोवर्सी में रहता हूँ, मैं हर दिन कंट्रोवर्सी में आ जाता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल जो दिल में होता है वो मैं बोलता हूँ। पर आपको लगता है लॉन्ग टर्म की राजनीति के लिए आपको मतलब थोड़ा कंट्रोल करना होगा? किया, मैंने बहुत किया है। पहले ज्यादा था और ज्यादा था पहले? हाँ, पहले तो लिमिट क्रॉस था।
पहले विश्वविद्यालय में चुनाव लड़कर आप महासचिव थे, उस समय सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो वहां अगर सोशल मीडिया होता तो आप देखिए, मैं जब राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनाव में जिस दिन मेरी एंट्री होती थी, उस दिन पुलिस की संख्या बढ़ जाती थी। एंट्री से ही एंट्री से कि नरेश मीणा ने चुनाव में एंट्री कर ली, उसी दिन पुलिस की संख्या बढ़ जाती थी। अंत में जिस दिन मैं फॉर्म भरने आया, उसी दिन पुलिस की संख्या बढ़ गई थी। एक और आरोप लगा रहे हैं आप पर कि ये जो भीड़ है, ये भाई इतने लोग आए, 30, 35, 40 हजार लोग आए, भर भर के वीडियो खूब वायरल हुए। कोई ओपन जिप में गाड़ी में आ रहा है, कोई वो जंगलों में गाड़ियों में घूमते हैं, उस गाड़ियों में भर भर के आ रहे हैं, तो वो भीड़ बाहर से आई है। देखो ऐसा मेरे भाई, ये मेरे रिश्ते थे। मैं अंता में बहुत कम लोगों को जानता हूं। मैं देवली उनियारा चुनाव लड़ने गया तो एक आदमी को नहीं जानता था, ना वहां की गलियों को जानता था, ना वहां के रास्तों को जानता था, ना गांवों के नाम सुने थे। वहां गया, लेकिन लोग जिस तरह से देखते हैं आजकल, जरूरी नहीं कि आप व्यक्तिगत किसी से मिलो तभी वो व्यक्ति आपको जाने। आपको लोग सोशल मीडिया पे सुनते हैं, मोबाइल पे सुनते हैं, और एक आकलन आपका बना लेते हैं कि आप इस स्टाइल के व्यक्ति हो, आपका चरित्र ये, आपका करेक्टर ये है। उसी करेक्टर के साथ मैं देवली उनियारा गया, जो हमारे यहाँ से 400 किलोमीटर है। वहां की जनता ने मुझे 60,000 वोट दिया, मुझे छबड़ा गया 45,000 वोट दिया। अब वो मेरे परिवार के हिस्से हैं, वो मेरे परिवार के साथी हैं, उनसे मेरा रिश्ता इतना अटूट है कि मैं कहीं भी कोई भी काम करता हूं तो वो भरकर अपने आप बिना बुलाए चले आते हैं। चाहे मैं जयपुर में धरना दूं, अनशन किया तो वो लोग चले गए। मैं जब अंता में फॉर्म भर रहा हूं, उनका भाई यहाँ पे, उनका बेटा जब अंता से फॉर्म भर रहा तो वो साथ देने आएंगे। आज स्थिति है, मैं अंता में लोगों से कह रहा हूं, ये चुनाव के बाद परिणाम तो क्या होगा, पर इन 1 महीने में अंता के प्रचार के दौरान इतने अच्छे रिश्ते बना लूंगा अंता की जनता से कि नरेश मीणा कहीं और जगह कोई धरना प्रदर्शन करेगा, बद्रीनाथ केदारनाथ भी जाकर अगर धरना देगा नरेश मीणा, तो वहां पे अंता की जनता नरेश के साथ खड़ी मिलेगी। ये मेरी क्वालिटी है, मेरी खूबी है कि आज कोई तो कारण होगा कि नरेश मीणा अंता से चुनाव लड़ रहा, लोग बाहर से इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मेरे पास तो कोई पद नहीं रहा, मैं तो किसी की मदद भी नहीं कर पाता, जो मैं मदद करना चाहता हूं वो मदद नहीं कर पा रहा अभी, लेकिन उसके बावजूद में मेरे रिश्ते हैं, कलम की ताकत नहीं है, मेरे रिश्ते हैं, मैंने कुछ कमाया है, कुछ कमाया। आज 12 की जनता इस बात पे गर्व कर रही है कि हमारा एक बेटा ऐसा जो राजस्थान विश्वविद्यालय में जाकर 12 से पहली बार जाकर विश्वविद्यालय का जनरल सेक्रेटरी बन के नाम करता है। एक ऐसा शख्स जो टोंक जाकर 60,000 वोट लेकर लोगों का विश्वास जीतता है, और आज हजारों लोग आ रहे हैं। ये इनसे मैं यही कहता हूँ, ये जो मेरे साथी जब प्रचार करने जा रहे हैं तो गाँव में ये कहते हैं कि भाई आप ये देखो, हम अपना डीजल बढ़ा के घर बार छोड़ के खेती बाड़ी का समय है और हम नरेश के लिए यहाँ प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो कुछ तो उसमें होगा, कुछ तो कारण होगा जिसके लिए इतने लोग आ रहे हैं। वहाँ पे कल सर्वे कर रहा था, वहां पे कोई ऐसा कह रहा था कि भाई टक्कर है तो नरेश मीणा और भाया में, कोई कह रहा था कि टक्कर है नरेश मीणा या मोरपाल सुमन में, मतलब टक्कर में तो आप हो। देखो दोस्त, मेरा जो मान लो कि नरेश मीणा तीसरी बार दमखम के साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन भगवान जो भी चाहे वो नहीं चाहे, आपके आशीर्वाद रहे नहीं रहे, अगर मान लो कि आप चुनाव गंवा देते हो, फिर आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, निराशा आती है। मैं जब छबड़ा चुनाव हार गया था तो मेरे अंदर आंसू आ गए थे, रोने लग गया था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मेरे को हिम्मत, अपने समर्थकों में, अपने शुभचिंतकों को हिम्मत बंधानी चाहिए, तो मैं बाहर खुश होकर हंस के आया, दिल पर पत्थर रख के आया। देवली का चुनाव हुआ, हार गया, तो जब जेल में था, वो रात कैसे बीतती है मैं जानता हूं, जब आदमी हार जाता है तो। और फिर मेरा ये तीसरा चुनाव है। मुझे लगता है कि अगर तीसरे चुनाव में भी मैं अगर निर्दलीय तैयारी कर रहा हूं, पार्टियां मेरे पे भरोसा टिकट देती नहीं है मुझे, जिस तरह का पार्टियों में वातावरण है, जिस तरह का पार्टियों में उन्हीं लोगों को टिकट देती है जो खुशामद में एक्सपर्ट हों, जो उनके झंडा उठाने में, नारे लगाने में, उनकी सेवा करने में एक्सपर्ट हों, उनको पार्टियां मौका देती, तो मुझे नहीं लगता कि पार्टियां मुझे कभी मौका देगी। लेकिन अगर जनता ने मुझे इस बार निराश कर दिया, अगर मैं हार गया, तो अगली बार तो मैं कहीं लड़ने का बचूंगा नहीं, हिम्मत भी नहीं कर पाऊंगा। अब फिर जितना बचेगा देखते हैं फिर। ये आप नंगे पांव क्यों रहते हो? ये तो मैं इनके जो, मैं जिनको कहा मैंने आपको कि जो हाड़ोती में जो व्यापारीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिन्होंने राजनीति को व्यापार का धंधा बना लिया पैसे कमाने का, मेरी इच्छा है इनको जिस दिन विधानसभा लोकसभा में जाने से रोक दूंगा, उस दिन चप्पल पहनूंगा। कौन कौन से नेता है? ओम बिरला, प्रताप सिंह सिंघवी और प्रमोद भाया। जब ये लोकसभा या फिर विधानसभा नहीं जाएंगे, जिस दिन इनको विधानसभा लोकसभा में जाने से रोक दूंगा, उस दिन चप्पल डालूंगा, उस दिन चप्पल डालूंगा। ओम बिरला मेरा लक्ष्य रहेगा, टारगेट रहेगा, अगली बार लोकसभा में ओम बिरला को हराना, 2028 के चुनाव में प्रताप सिंह सिंघवी को परमानेंट छबड़ा से खदेड़ देना, और अभी इस बार अगर भाया को निपटा दिया तो भाया जी परमानेंट यहां से चले जाएंगे, क्योंकि ये भाया का अभी लोकसभा में 11,000 से आ रहा है। मैं चाहता हूं इस बार इसको जनता 22,000 से हराए। तो ये नरेश मीणा है, इनका ज्यादा समय भी नहीं लेंगे क्योंकि इनको जाना है प्रचार करने के लिए, और इतना समय देने के लिए धन्यवाद।
और भविष्य को लेकर शुभकामनाएं आपको। तो ये थे हमारे साथ नरेश मीणा, और बने रहिए द खबरों पर, और इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नमस्कार।